बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रेलेवेंट क्वेश्चन नंबर 31 टू ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें, इफ यू हैव सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा द नेक्स्ट डे। अगर आप लोग जहां तक देखें ना, तो हमें ऐसा पता चल रहा होता है जैसे कि 1 पैसा आपने एडिशन सेव करना है, जैसे कि थर्ड डे में 3 पैसा। लेकिन यहां पर उसने क्या कहा कि 3 पैसा दा सक्सीडिंग डे, मतलब उसके बाद जो डे आते जा रहे हैं। अब यहां से मुझे पता चल गया कि जो मेरे पास प्रोग्रेशन बना है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब 4 5 6 7 चलता रहेगा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर यहीं पर 3 की जगह पर वो हमें कह देता 1 2 4 एंड सो ऑन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया था। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर यहाँ पे बात करें ना, तो इसने ना पैसों की बात की है, रुपीस की नहीं बात की। तो 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। अब देखिए, कहता है व्हाट विल बी योर सेविंग इन 365 डेज। एक साल के अंदर आप लोगों की टोटल सेविंग्स कितनी हो जानी है? तो यहां पर तो आप लोगों ने टोटल अपना सम बता देना था, और आपके पास सम की वैल्यू, अब देखें, एक दिन में 1 पैसा, दूसरे दिन में 2 पैसे, तीसरे दिन में 3 पैसे, तो लास्ट डे में कितने पैसे? 365 पैसे, 3 रुपए 65 पैसे आप लोग जाकर सेव करोगे। तो आपके पास टोटल सेविंग कितनी हो जानी है? तो बड़ा सिंपल था ये क्वेश्चन था हमारे पास। n 365 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 365 a प्लस l। तो l की वैल्यू भी 365 ही है हमारे पास। तो हमारे पास सम की वैल्यू क्या आ गई? 6795 पैसा। ओके, तो यहां पर पैसा नहीं है, यहां पर रुपीज में बात हो रही है। तो आप इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो आपके पास रुपीज कितने बन जाएंगे? 67 रुपीज 95 पैसा। तो यहां पर देखें ऑप्शन डी। ऑलराइट, क्या ये मुश्किल चीज है कोई? अब यहां पर देखो, कहते हैं इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द 12th टर्म इज एंड द कॉमन डिफरेंस इज, देन फाइंड द सीरीज। मुझे एक ऐसी सीरीज चाहिए जिसमें कॉमन डिफरेंस 5 है और उसकी 12th टर्म 61 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग ऑप्शंस में ये देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस 5 है ना, तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5, ये बात ठीक है, कॉमन डिफरेंस तक ये बात ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। इसी तरह से 5 5 में कॉमन डिफरेंस 5 का होता तो 10 आता, यहां पर 8 है, यहां पे कॉमन डिफरेंस ही 3 का है। ये आंसर नहीं बना, हालांकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है लेकिन कॉमन डिफरेंस 3 का है, हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह से 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। फिर यहां पे देखें 3 3 6 9 9 एंड 3, मतलब पता नहीं क्या सीक्वेंस बना के दे रहे हैं, ये भी नहीं है, द वन एंड ओनली। अब देखो, मैंने 61 टर्म चेक ही नहीं की, उसके बावजूद मुझे आंसर मिल गया। तो यहां पर ना थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग होती है कि ऑप्शन से क्वेश्चंस की तरफ आओ, ऑल्टरनेटिव अप्रोच, और यहां पे देखो कि कौन सा ऑप्शन मेरा ठीक हो सकता है। तो मुझे पता चल गया ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल ठीक है। अब अगर यहां पे चेक करना चाहें हम इसको, तो चेक करने के लिए देखो, 12th टर्म 61 है, तो 12th टर्म का यार फार्मूला क्या बनना होगा? 12th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 11 इंटू डी, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5। तो यहां से आपको फर्स्ट टर्म का पता चल जाता, एंड द फर्स्ट टर्म इज, ये 55 55 इधर माइनस हुआ, तो फर्स्ट टर्म इज, मुझे एक ऐसी प्रोग्रेशन चाहिए जिसकी फर्स्ट टर्म 6 है, तो फर्स्ट टर्म 6 मुझे सिर्फ फर्स्ट में मिली। तो नेक्स्ट टर्म 6 प्लस 5 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16 प्लस 5 21, तो 12th टर्म 61 हो। ये प्रॉपर मेथड था इसका। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, in an arithmetic progression the 10th term is and the 15th term is, तो कहते हैं सीरीज बताओ। 10th टर्म हमारे पास है 31,
15th टर्म है 46। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग इसकी इक्वेशंस बना सकते थे, उसके इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता था। किस तरह से? 10th टर्म को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? 31 इज इक्वल टू ए प्लस, ना तो मुझे फर्स्ट टर्म पता थी ना मुझे डी की वैल्यू पता थी। अच्छा फिर 15th टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू ए प्लस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ए को एक्स कंसीडर कर दो और डी को वाई कंसीडर कर दो, कैलकुलेटर की हेल्प लो, मॉड 5 नंबर 1 की यहां पर देखें ए का कोफिशिएंट 1, डी का कोफिशिएंट इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन 1, 14, 46, यहां से आपको फर्स्ट टर्म का पता चल जाएगा 4 और डिफरेंस की वैल्यू पता चल जाएगी 3। तो यहां पर देखें 4 यहां पर मौजूद है और इधर मौजूद है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब कॉमन डिफरेंस था 3, तो 4 में 3 ऐड करो, 7 में 3 ऐड करो, यहां पर देखो इधर 2 लिया हुआ है, तो ये गलत हो गया, ये करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, बात समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट, find the 3 numbers in arithmetic progression whose sum is and the sum of their squares is। तो सबसे पहली कंडीशन क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए, सिर्फ 3 नंबर्स नहीं लेने, वो 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेने हैं। व्हाट डज इट मीन? क्या उनके दरमियान डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो यहां से देखो 3 2 5 2 7 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन यहां पे देखें 6 6 एंड 13 7 13 एंड 7 20 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहां भी मौजूद है। यहां पे देखें 5 4 9 9 4 13 है प्रोग्रेशन, 3 4 7 4 प्रोग्रेशन मौजूद है, लेकिन उसने क्या कहा था? ऐसे 3 नंबर्स जिनका सम, तो यहां पे देखें 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू, तो आंसर नहीं बनेगा। इसी तरह इसको देखें तो 20 तो ये खुद है, सम 21 एक्सीड कर जाता है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ये बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखें 13 + 9 22, यही 21 से एक्सीड कर गया, आंसर नहीं है। ओके अच्छा, अब यहां पर देखो इनको ऐड करें तो सम, अगर कोई और ऑप्शन ऐसा होता जिसका सम 21 बन रहा होता, उसकी सेकंड कंडीशन में चेक करता, और उसकी सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है? देखिए भाई, देखिए ये प्रोग्रेशन यूं भी तो हो सकता था, अभी भी देखो 21 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है, ये कैसा नहीं है? तो अब इन दोनों में से किसको चेक करूं? तो कहता है उनके स्क्वायर्स का सम 179 होना चाहिए, उनके स्क्वायर्स का सम 179। तो हम लोग क्या करेंगे ये देखें, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम लोग डी को टिक कर देंगे। अगर यही चीज आप इधर देखें, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो सेकंड कंडीशन को मीट नहीं किया, तो इसीलिए मैं इसको टिक नहीं करूंगा। ओके, हर जगह पर फार्मूला नहीं जाके अप्लाई कर देना, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है जो कि आपने अप्लाई करनी है, राइट? नॉन सेंस नहीं अप्लाई करनी, कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। 35 in an arithmetic progression the 7th and 9th term respectively 16 21 find the nth term। अब आपसे कहता है कि जो मेरे पास 7th टर्म है ना वो 16 है, और जो 9th टर्म है, बेटा इसकी मदद से आपने फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड कर लेना है, और फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को जाके पुट कर देना है nth टर्म के फार्मूले में। तो यहां पर पहले इक्वेशन बनी, सेवंथ टर्म का क्या आएगा आंसर? a + 6d
इज इक्वल टू, अच्छा फिर देखें नाइन्थ टर्म 8d इज इक्वल टू, ये अब कैलकुलेटर की हेल्प ले लें, 20 कर लें, 20 नहीं लिखा हुआ, 1 6 16 नहीं आएगा, 1 8 20 सही कहा है तुमने, -16 नहीं आएगा, तुमने कहा है। a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 4 एंड द डिफरेंस इज 2। अब nth टर्म के फार्मूले में जाके पुट कर दें। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, इनटू d। तो आप ये देखें 4 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 2n प्लस 2 या 2 प्लस 2n, एक ही बात है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये बात क्लियर हो गई। द सेवंथ and 21 terms of an AP are 6 and -22, find is 26। अच्छा ये क्वेश्चन अब इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ऊपर हम लोग इसी तरह करते रहे, a प्लस 6d इज इक्वल टू 6, देन a प्लस 20d इज इक्वल टू -22। यहां से आपको a की वैल्यू मिल जानी है और d की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। फिर 26 टर्म फाइंड करने के लिए a प्लस 25d यहां पर आके वैल्यूज पुट कर देना, तो आपके पास आंसर है। a की क्या वैल्यू आ रही है, -18 एंड -2। अब यहां से 18 प्लस 25 -2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -32। ये 26 का आंसर। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी whose 8th term and 12th term are respectively 39 and 59। तो आप लोग इसकी फर्स्ट टर्म बेटा जैसे ही आप लोग ये फार्मूले में पुट करेंगे, जो a की वैल्यू है वही उसकी फर्स्ट टर्म है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, the sum of first 16 terms of an AP whose first term and third term are 5 and 15 respectively। तो आप देखें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है और थर्ड टर्म क्या है, वहां से डी की वैल्यू का पता चल जाएगा। थर्ड टर्म का क्या फार्मूला हमारे पास बनेगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। अब यहां से a की वैल्यू का आपको पता है कि वो आपके पास फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस 2d इज इक्वल टू 15, देन d इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म भी 5 और डिफरेंस की वैल्यू भी 5। अब आपने आ जाना है 16 टर्म्स के सम की तरफ, तो फार्मूला आएगा 16/2 इंटू 2a प्लस 15 16 - 1 इंटू 5। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है आपके पास, 680। 680 क्लियर जी। डिवाइडेड बाय 2, हाँ जी, ये थर्ड टर्म का फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया और फर्स्ट टर्म को पुट कर दिया। लास्ट टर्म का फार्मूला फिर 16 टर्म जाके फाइंड करो, पहले जाके फिर 16 टर्म फाइंड करो, फिर लास्ट टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दो। अदरवाइज मेरे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स थी, जहां से ए और डी की वैल्यू का पता चल गया। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी और डी की वैल्यू हम लोगों ने यहां से फाइंड कर ली, तो डिफरेंस वाला फार्मूला जाकर अप्लाई कर देंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, the first term of an arithmetic progression is 22 and the last term is -11 if the sum is the number of terms in the sequence are। अब यहां पर लास्ट टर्म का फार्मूला अप्लाई करके n की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता था कि 66 इज इक्वल टू
n/2 into first term प्लस लास्ट टर्म। तो नेगेटिव में थी तो हम लोग यहाँ पे -11 कर देंगे 12। तो ये आपके पास आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखें, सेकंड एंड एट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस एंड दिस। अब सेकंड 17 है, एट्थ -1 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डी की वैल्यू नेगेटिव में आनी है। कहते हैं व्हाट इज द 14th टर्म। तो सेकंड एंड एट तो हमें बता दी, कहता है अब इसकी 14th टर्म हमारे पास क्या होनी है। तो 14 टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 17। a प्लस इज इक्वल टू, यहां से a की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारे पास d की वैल्यू 18 जी, एंड a इज a इज इक्वल टू डिफरेंस -3। अब 14 टर्म का फार्मूला a प्लस 13d 20 प्लस 13 इंटू इज इक्वल टू -19। ऑल राइट। अच्छा, अब यहां पर ना एक छोटा सा शॉर्टकट भी अप्लाई हो सकता था कि अगर आप लोग ये देखें ना कि सेकंड और 14th टर्म की मिड टर्म कौन सी होती है, सेकंड एंड 14th टर्म की मिड टर्म कौन सी होती है, तो 8th टर्म दे दी। अब यहां पर अगर आप लोग देखो तो सेकंड है ना 17, -1 मिडल की टर्म है, तो 14th टर्म, भाई जितना डिफरेंस इसके दरमियान है उतना ही डिफरेंस अगली टर्म्स के दरमियान होगा। आपने यहां पर -18 किया, तो यहां पर भी तो -18 करो, -18 -1 इज इक्वल टू -19। इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच थी कि 8th टर्म मिडल की टर्म है जो कि गिवन है, तो फर्स्ट टर्म और मिडल की टर्म के दरमियान जितना डिफरेंस है हमारी नेक्स्ट टर्म के दरमियान उतना ही डिफरेंस रख लें, तो आपको लास्ट टर्म का पता चल जाएगा यहां पर। क्लियर? ये बात समझ आई है बच्चों को? और ऑल्टरनेटिव मेथड भी आप लोगों ने साथ साथ करते रहने हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड ये था कि बेटा आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी हैं। अब हमें एक टर्म बताई गई है सेकंड, दूसरी टर्म बताई गई है 8, हमसे पूछी गई है 14। तो मैंने नजर टर्म्स के दरमियान डिफरेंस देखा, कितना डिफरेंस आया है, तो यहां से मैंने टर्म्स का डिफरेंस देखा। इसका मतलब ये जो 8th टर्म है ना, ये मिडल की टर्म है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, सेकंड टर्म भी हमें बता दी। अब टर्म्स की वैल्यूज पर आ जाते हैं। यही अप्रोच आपने वैल्यूज के ऊपर अप्लाई कर देनी है। 8th टर्म भी उसने हमें बता दी, तो 17 से -1 तक पहुंचते हुए मैंने कितने का डिस्टेंस कवर किया, तो सेम डिस्टेंस आपने इधर कवर करना है, -18। पहले वैल्यू क्या थी, -18, मजीद डिस्टेंस कवर किया, तो कहां पे पहुंच गए, ये था ऑल्टरनेटिव। लेकिन ये उस टाइम पर जब मिडल की टर्म्स हो। अगर यहां पे सपोज पूछ लेता हमसे द 16th टर्म, मैं ये अप्रोच नहीं अप्लाई कर सकता था, फिर मुझे ए एंड डी के ऊपर ही जाना पड़ेगा। प्रॉपर मेथड का भी पता हो लेकिन साथ साथ ऑल्टरनेटिव्स का भी पता हो, और एग्जाम में बैठकर आपने खुद सोचना है कि जो मेथड आपको ज्यादा इजी लगे उससे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए 42। What is the sum of first 17 terms of an arithmetic progression if the first term and last term? कोई मसला? सिंपली कैलकुलेटर उठाना था। ये देखें 17/2 into first term -20 plus 28 is equal to 68। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। ऑल राइट। फोर्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द 15th टर्म। बेटा यहां पर देखो ना, 15 + 4 19, इसकी मिडल की टर्म 7th नहीं बनती। यहां पर ये ऊपर वाला ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं अप्लाई होना।
लेकिन मेथड सेम है जो इससे पहले हम लोग करते रहे कि a+3d इज इक्वल टू 11, a+6d इज इक्वल टू -4, ए और डी की वैल्यू आ गई जो कि अप्लाई कर देनी है a+14d में, तो आपको वैल्यू का पता चल जाएगा। हो जाएगा, कर लेंगे इतना काम। -5 आपके पास डिफरेंस की वैल्यू आ रही है, डिफरेंस की वैल्यू आप लोगों के पास -5 आ रही है ना। चलिए चेक कर लेना कैलकुलेटर से। What is the sum of first 11 terms of an arithmetic progression if the third term is and the eighth term is 19? अच्छा बेटा, यहां पर आप लोगों ने सम फाइंड करना है कितनी टर्म्स का। अच्छा मुझे ना तो फर्स्ट टर्म का पता है ना लास्ट टर्म का पता है। अच्छा इन टर्म्स की मदद से मैंने ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होता है, किसके इक्वल है। देन एर्थ टर्म का क्या फार्मूला होता है, किसके इक्वल है। अब यहां पर अगर आप लोग देखो कैलकुलेटर की मदद से 1, ये आपको पता चल रहा है ना कि मैं वैल्यूज कैसे पुट कर रहा हूं। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आप सब बच्चों के पास अपना अपना कैलकुलेटर होना चाहिए। a इज इक्वल टू, देन d इज इक्वल टू 4। तो अब आप लोगों ने देखना है कि हमने सम फाइंड करना है 11 टर्म्स का। फार्मूला क्या बनेगा, इंटू 2a n-1 इंटू d। अब ये कैलकुलेटर को बताओ, 11/2 इंटू 2 इंटू -9 प्लस 40। ये बात समझ आ गई। एंड द सम इज क्लियर, क्लियर। अच्छा अब कैलकुलेटर अप्रोच देखो, सम फाइंड करना इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे इसके लिए आप मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में कैलकुलेटर ट्रिक्स के अंदर वहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने की वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर भी देख लें, ना समझ आए दोबारा वहां से भी सुन लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों ने। भाई सबसे पहले ना अपने कैलकुलेटर को आप लोग जरा रिफ्रेश कर लिया करो। जब भी ऐसी कोई कैलकुलेशन करने लगे तो Shift 9 3 इक्वल टू AC। अच्छा इसके बाद आपने मॉड की प्रेस करनी है, ऑन की के साथ मॉड की प्रेस करनी है। अब हर बार सेम मेथड है। उसके बाद 3 की प्रेस करनी है, मॉड की प्रेस करने के बाद स्टैटिस्टिक्स 3 की प्रेस कर देनी है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपने 2 की प्रेस करनी है। यहां पर आप 2 की प्रेस कर दें। यहां तक सब बच्चे पहुंच गए। अच्छा उसके बाद बेटा अब इस कैलकुलेटर को पता है कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने 2 की प्रेस की थी ना, इसे आइडिया हो गया है कि भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आप अपनी मर्जी की कोई सी भी सिर्फ 2 टर्म्स बताओ इसे, और वो 2 टर्म्स फर्स्ट 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, फर्स्ट 2 के अलावा कोई सी भी 2 टर्म्स हो सकती हैं। आपने इसे बता देना है कि मेरे पास टर्म्स ये हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए आपको कौन कौन सी टर्म्स गिवन है, थर्ड टर्म और वैल्यूज एंड। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहां पर x में लिखना है नंबर ऑफ टर्म्स। x में क्या लिखना है, थर्ड टर्म, और इज इक्वल टू साथ में दूसरी कौन सी टर्म हम इसे बताएंगे, जो है वही बताओ, एट्थ। तो हम इसे बता रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें थर्ड टर्म बताऊंगा और एट्थ टर्म बताऊंगा। अब आ जाए y के कॉलम में, ये इस तरह और 3 के बिल्कुल सामने। अब इसे बताओगे यार थर्ड टर्म है क्या, -1 इक्वल टू, और एट्थ टर्म क्या है, इज इक्वल टू। अब इसे 2 टर्म्स हम लोगों ने बता दी। तो यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है सब बच्चों को। फिर AC की प्रेस कर दो, आपका डाटा सेव हो गया। जैसे आप AC की प्रेस करते हो आपका डाटा सेव हो जाता है। इसके बाद आप लोगों ने सम फाइंड करना है, ऐसे ही है ना। तो यहां पर अगर आप लोग देखो ना ऑन की के नीचे
ये सम नजर आ रहा है आपको, आ रहा है सम नजर। अच्छा येलो से कलर में है, क्या करूं, शिफ्ट और ये लॉग वाली की प्रेस करोगे तो यहां पर सम आ जाएगा। ये बात क्लियर। अच्छा सम वैल्यूज का फाइंड करना है हम लोगों ने, ऐसे ही है ना, वैल्यूज का सम फाइंड करना है। उसके लिए यहां पर देखो, आप लोगों ने पहले लेकर आना है यहां पर एक्स, फिर यहां पे आएंगी वैल्यूज, और वो वैल्यूज हमारे पास आएंगी शिफ्ट 1, 5 नंबर पर जाओगे। ओके, यहां पर आपके पास आएंगी, ये देखें, आप लोगों ने शिफ्ट 1 और 5 नंबर रिग्रेशन में जाओगे, और यहां से देखें ये आपके पास वाई, ये आपके पास वैल्यूज होती हैं। आपने यहां से 5 की प्रेस की, ऑलराइट। फिर आपने लगाना है यहां पे कोमा, शिफ्ट और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने बताना है कि कितनी वैल्यूज का सम, कितनी वैल्यूज का सम हम लोगों ने फाइंड करना है, 11। लेकिन कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करें, क्या थर्ड से स्टार्ट करें, तो उसे बताओ 1, फर्स्ट से स्टार्ट करो, फिर दोबारा से कोमा लगाओ, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, और कहां तक, 11 तक, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ये बात सब बच्चों को समझ आ गई। एंड आंसर इज 121, जो कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थर्ड टर्म इज -13 एंड द सिक्स्थ टर्म इज -4। अच्छा इसको जरा अप्लाई करते हैं, फिर से सुने, मॉड की 3 नंबर पे गए, 2 की प्रेस करनी है। अब यहां पर कौन कौन सी टर्म्स हमें गिवन है, थर्ड टर्म एंड सिक्स टर्म। अब y के कॉलम में थर्ड टर्म मेरे पास क्या है, -13, सिक्स टर्म क्या है, इसी की प्रेस। अब सम फाइंड करना है, शिफ्ट लॉग की। अब यहां पर x यहां से लेकर आओ, अल्फा और ब्रैकेट क्लोज की, फिर शिफ्ट 1, 5, और यहां से 5 की y लेकर आओ। अब लगाओ यहां पर कोमा, फिर रेंज बताओ कि सम कौन सी वैल्यूज का, 1 से लेकर 12 तक इज इक्वल टू, ये इसका आंसर है -13। ओके। अच्छा अब की बच्चों से अगर ऐसे ना सॉल्व हो तो भी आपने इसके फिर ओरिजिनल मेथड पे चले जाना है, और वो हमारे पास क्या था, थर्ड टर्म a प्लस 2d इज इक्वल टू, देन सिक्स्थ टर्म -4। यहां से a और d की वैल्यूज को फाइंड करोगे, 1, 2, -13, 1, 5, -4, -19 a की वैल्यू, देन d इज इक्वल टू 3। अब हमने फाइंड करना है 12th टर्म का सम, 12 डिवाइडेड बाय इनटू 2a प्लस n-1 इनटू d इज इक्वल टू ये। अब क्लियर है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैलकुलेटर का यूज करना है या आपने इक्वेशंस बनाकर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करके सम का फार्मूला अप्लाई कर दो। ऑल राइट, क्वेश्चन 46, फॉर एन एपी 825 से मुराद है 25th टर्म, -820 से मुराद है 20th टर्म। तो बेटा 25th टर्म और 20 टर्म्स के दरमियान कितनी टर्म्स का डिफरेंस आ गया, 5 टर्म्स का डिफरेंस है, और वो 5 टर्म्स का डिफरेंस वैल्यूज में कितना इक्वल हो जाता है, तो कहता है डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाय 5 कर दो।
तो आंसर हमारे पास, अब बात ये आती है कि भाई 9 है या -9 है, 9 है या -9 है। देखो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस की तो पॉजिटिव डिफरेंस है, तो भाई डिफरेंस मेरे पास 9। क्लियर। अगर यहाँ पर आंसर नेगेटिव में होता कि मेरे पास 25th टर्म छोटी होती तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में होता, फिर ऐसी सिचुएशन में -9 आंसर था। क्लियर। फॉर एन एपी 18th टर्म -10th टर्म इज इक्वल टू 10D, बिल्कुल ऐसा ही है। इनके दरमियान 10 का डिफरेंस है हमारे पास, 10 टर्म्स, और मल्टीप्लाइड बाय जो डिफरेंस की वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। विच टर्म ऑफ एन एपी 24, 21, 18 मतलब -3 हो रहे हैं, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहली नेगेटिव टर्म्स कौन सी होनी है हमारे पास। अच्छा इसके ऊपर ना मतलब हम लोग वैसे भी जाके फाइंड कर सकते थे कि -3 करते जाते यहाँ पर, तो आप लोग देखिए 3 टर्म्स यहाँ पर हो गई, तो फोर्थ टर्म क्या 15, फिफ्थ टर्म 12, सिक्स टर्म 9, सेवन टर्म 8 टर्म 3 और 9 टर्म 0। अब 9 टर्म 0 है, 0 नेगेटिव नहीं है, 10th टर्म जाकर नेगेटिव हो जानी थी। ऑल राइट, ये बात क्लियर है। इसी तरह जाके सॉल्व कर लेते हैं इसको। अदरवाइज पहले 8th टर्म फाइंड कर लो, वो आपके पास 3 आ जाती है, फिर 9th टर्म फाइंड कर लो 0 आ जाती है, फिर 10th टर्म जाके फाइंड कर लो -3 आ जाती है। ओके। कहते हैं ये टर्म है, तो इसकी 15th टर्म हमारे पास क्या होगी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यहां से आपको डिफरेंस की वैल्यू का पता चल सकता है। फर्स्ट टर्म क्या है x-7, सेकेंड टर्म x-4, सॉरी 2, थर्ड टर्म x+3। ऐसा नहीं लग रहा जैसे 5 ऐड कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे 5 ऐड करता है तो अगली टर्म बन जाती है। तो 15 टर्म हमारे पास क्या होगी, a + 14 × d। ये बात समझ आ गई। तो क्या आंसर आएगा, x-7 + 70, तो x + 63, ये आंसर बन गया। ऑल राइट, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म बता दी 1 है, tn नंबर ऑफ टर्म्स 20 है और उनका सम 399 है, तो कहते हैं देन वैल्यू ऑफ n इज, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ n क्या आ जाना है, नहीं इस यहां से मुराद है लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 20th टर्म कौन सी है। तो 399 सम इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस, ये फाइंड करके देनी है वैल्यू ऑफ n। अब यहां पे देखो 399 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 + x इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास 38 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा मेरे। ओके। डिफरेंस -4 का है, नंबर ऑफ टर्म 7 है, an जो nth टर्म है वो 4 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 4 इज इक्वल टू a + n-1 इंटू, तो ये -24 ये ऐड हो जाएगा, a की वैल्यू 28 हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व। ऑल राइट, अब तो इजी हो गए हैं क्वेश्चंस। विच टर्म ऑफ एपी 92, 88, 84, तो -4 हो रहा है, तो कहते हैं कौन सी टर्म 0 होगी, तो लास्ट टर्म की वैल्यू उसने बता दी 0, 0 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से n की वैल्यू आपके पास आ जानी है, तो देखो आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू 92 प्लस
24 Yes, sir. x minus 1 into d 24. Next, what is the sum of all positive integers up to which are divisible by? अब देखो 1000 शामिल होगा, ओके, एंड और नॉट डिविजिबल बाय। क्या कमाल का क्वेश्चन किया है। अच्छा, इतना इजी भी नहीं है। अब इसमें पता है फर्क क्या है? पहले तो आप ये देखो ना, इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करो। विच आर डिविजिबल बाय 5, आपने ये देखना है। तो डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से होंगे? 5, 10, 15, 20, चलते 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 आप लोग पहुंच गए 1000 तक। अब सबसे पहले यहां से इनका सम फाइंड कर लो। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए 1000 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी 40, नहीं 200, सॉरी 200। अब जाकर इनका सम फाइंड करें, तो इसके सम की क्या वैल्यू आ जाएगी? 200 बाय 2 इंटू ए प्लस एल, एंड द सम इज 500। क्या ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? इतना तो आंसर ही नहीं बन रहा। अच्छा सुनो ना, अभी अभी का आधा आधा आंसर है। अभी सेकंड पार्ट तो इसका सॉल्व करना है ना। अब कहता है कि इसमें से वो शामिल नहीं करने जो डिविजिबल बाय 2 हैं। अब बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि 2, 4, 6, 8, भाई ये तो मैंने पहले ही शामिल नहीं किया हो भाई। तो इसका ये मतलब नहीं है मैं इनको जाके एलिमिनेट कर दूंगा। 2, 4, 6, 8 को नहीं एलिमिनेट करना, ये तो मैंने पहले ही शामिल नहीं किया। मैंने किसको शामिल किया? मैंने 10। तो अगला नंबर कौन सा शामिल किया? 20। ये वो नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 5 भी हैं और डिविजिबल बाय 2 भी हैं। उसने कहा डिविजिबल बाय 5 लो, लेकिन उसमें डिविजिबल बाय 2 शामिल ना हो। तो आपने 10, 20, 30 को शामिल नहीं करना। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपने इनका सम ले लेना है। अब सीक्वेंस इसका क्या बनेगा आपके पास? नहीं, 10 डिविजिबल बाय 2 जो इसमें शामिल नहीं करने, उसका सीक्वेंस बना लो। 30, 40 अप टू, तो कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज बन जाएंगे हमारे पास? 100 टोटल नंबर। अगर आप फार्मूला भी पुट करेंगे तो आपके पास सेम 100 ही आ जाएगा, इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स, अब सम फाइंड करो। 100 इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 प्लस 1000। अब ये वो सम है जो आपने शामिल इस सम में से, तो माइनस कर दो। 100, 500 लेस आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज, मतलब ये 2 वे प्रोसेस था। ओके, कर सकते हैं यार, दूसरी बारी मैं वही करने लगा हूँ सब बार। 2, 4, 6, 8 वो इसीलिए क्या था कि बेटा इस सम में तो ऑलरेडी वो शामिल नहीं है और मैंने भी शामिल नहीं करने। मैंने 5, 10, 15 का जब सम लिया था, क्या इसमें 2 शामिल है? 4 है, 6 है, 8, कौन शामिल है? 10 के बाद कौन शामिल है? तो उसका सीक्वेंस बना दिया, जो शामिल है उनको बाहर निकालना है। क्लियर? तो ये 2 वे प्रोसेस हो रहा था। आप इसको सिंगल प्रोसेस में भी सॉल्व कर सकते थे। तो आप लोग यहाँ पे जो सीक्वेंस लेना था वो 5, 10, 15 ना लें, वो आप लें 5, 25। मतलब जो डिविजिबल बाय 2 है वो पहले खुद से एलिमिनेट कर लो। ओके, तो आंसर बन जाना था यहाँ पर 35 अप टू 995। अब यहां से नंबर ऑफ टर्म फाइंड करोगे 100 आएंगी,
ऐसा ही है तकरीबन 5 + x - 1 into 10. शाबाश. And the answer is, and the sum is 100/2 into 5 + 995, 50,000. ओके, क्या क्वेश्चन 53 समझ आ गया सब बच्चों को? Determine the nth term of an AP whose sixth term is 12 and the eighth term is 22. तो भाई nth term means that nth term, जहां पर हम लोग n यूज करते थे उसने r यूज कर लिया, आपने कंफ्यूज हो जाना है नहीं? गुड, शाबाश. तो इसका सोल्यूशन इजी सा है. सिक्स टर्म का क्या फार्मूला आप लोग अप्लाई करोगे? a प्लस, तो देखो सारे ही क्वेश्चन कुछ इसी तरह से सॉल्व हो रहे थे. इज इक्वल टू 12. एज टर्म के लिए तो यहां से ए और डी की वैल्यूज आ जानी थी. 1 5 12 1 7 22 जी -13 एट 5. शाबाश. डी इज इक्वल टू 5. अच्छा, अब जिन क्वेश्चन में आप लोगों को इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं ना, अच्छे से समझ आ रहे हैं? गुड. अब हमने क्या बताना है उसे? अर्थ टर्म. अर्थ टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस r - 1 इंटू डी. तो देखो -13 प्लस 5r -5 देन 5r -18. ये इसका आंसर है. क्लियर? 18 ab -3 r in ap, then a plus b is. हाँ जी. अब यहां पर अगर आप लोग देखें ना, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. ओके, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दो. तो वहां से आपको ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी और दोनों को जाके ऐड कर लेंगे. तो फोर्थ टर्म का फार्मूला देखो, ए की जगह पर क्या आ जाएगा? अब ए की जगह पर क्या आ जाएगा? +3 इंटू डी इज इक्वल टू, क्या आपको ये बात समझ आ गई? फोर्थ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है. राइट? यहां से डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर लो. तो आपके पास डिफरेंस की वैल्यू 21/7 आ जाएगी. डिफरेंस की वैल्यू, अब देखो 18 और डिफरेंस की वैल्यू आपके पास 7. अच्छा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास मौजूद है, तो ये आपके पास -7. क्या डिफरेंस लेना, कॉमन डिफरेंस a - 18 इज इक्वल टू -3 - 20 ना कर ले इस तरह. हाँ, उस तरह से भी याद है सर 18 उधर जाएगा तो -21 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो अब -21 हो जाएगा. हाँ, तो d -7. तो ये भी तो ठीक ही है ना, nth टर्म का फार्मूला. अब 18 के बाद अगली टर्म -7 करो, तो अगली टर्म क्या आ जाएगी? 11 में से -7 करो. ओके, 4 में से -7 करो. तो मैंने इन दोनों का सम बताना था, तो ये रहा. ऑल राइट? नहीं समझ आई? 18th and 11th term of an AP are in the ratio this, then 21st and 5th terms are in the ratio. अच्छा, अब ये रेशोज की वैल्यूज गिवन है, तो 18th टर्म जब रेशोज होती हैं तो हमारे पास मतलब ये वैल्यूज एज इट इज नहीं है, तो इसको ना एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर जाके हमारे पास इसकी ओरिजिनल टर्म बनती है. मतलब ये वैल्यू होगी 3x और ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास 2x. अभी भी हमें ना कॉमन रेशो उसका डिफरेंस वगैरह का पता नहीं चलना. ये हम लोग जरा एक्सप्लेनेशन वाला है, तो ये हम लोग कल के लिए रखते हैं. अभी हम लोग जरा इजी क्वेश्चन सॉल्व. टोटल क्वेश्चन कितने इस चैप्टर के? 90. मैं समझ रहा था 70 है. फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स.
तो ये भी अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी, तो उसने नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछी, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होनी है उसने वो जाके पूछी है। अब यहाँ पे देखे ना तो -3 हो रहा है हमारे पास, -3 हो रहा है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म -2 जाके बननी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब आपने कहा ना कि लास्ट टर्म का फार्मूला जाकर अप्लाई कर दें, तो बेटा लास्ट टर्म का फार्मूला कैसे अप्लाई करूं, कौन सी लास्ट टर्म रखूं? सर हो सकता है नहीं, क्योंकि अब अल्टरनेटिव मेथड पे जाते हैं -1 को लास्ट सपोज करते हैं। माइनस, हाँ मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड पे जाएं, मतलब डायरेक्ट लास्ट टर्म नहीं अप्लाई हो सकती, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स का भी तो नहीं पता ना। अब इसके लिए क्या किया जाएगा कि आप इसको लास्ट टर्म कंसीडर करो, -1, ये देखें -1 इज इक्वल टू, अब लास्ट टर्म का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू -3। अब अगर होल नंबर आ जाए तो करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर नंबर आ जाता है ना डेसिमल्स में तो करेक्ट आंसर नहीं है आप लोगों के पास। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह पे -2 पुट कर दूं, ये देखो ये तो टर्म ही नहीं आनी, क्योंकि या तो 18th टर्म होगी या 19th होगी। 18.33 नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती, तो ये आंसर इसीलिए नहीं होना। इसी तरह से अगर मैं -3 को देखूं, और हम लोगों ने चेक भी सबसे स्मॉलर को करना है क्योंकि पहली टर्म मैंने बतानी है। अब अगर -3 को देखो, आंसर फिर भी हमारे पास नहीं आना, ये देखो 18.66। अच्छा, यहां पर अगर मैं -4 चेक करूं तो मेरे पास होल नंबर ही है 19, लेकिन उसने कहा था पहला नेगेटिव नंबर, तो पहला नेगेटिव नंबर -1 है। इवन कि -4 भी नेगेटिव नंबर है, लेकिन पहला नहीं है। ओके, तो -1 को जाके हम लोग टिक कर देंगे। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी दिस टू बी टेकन सो दैट द सम इज, सम बता दिया, प्रोग्रेशन बता दी, कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। लास्ट टर्म भी अब हमें नहीं पता, तो कौन सा सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे? 406 इज इक्वल टू n over 2 into 2a plus x minus 1 into 4 is equal to 14। तो ये आपके पास आंसर। ओके, अच्छा अब इसके ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या था? इन केस अगर आपके पास ये वैल्यू नहीं आ रही, कैलकुलेटर में कोई एरर हो रहा है, नहीं आंसर दे रहा कैलकुलेटर, तो ऐसी सिचुएशन में आपने ये सम खत्म कर लेना था, और यहां से पहली वैल्यू क्या है 5, जाके 5 का सम फाइंड कर लो। 5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू, आगे वाला फार्मूला बिल्कुल सेम, 6 प्लस 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 एंड द सम इज, तो 4 नहीं हो सकता। 10 को जाके चेक करते हैं, तो 5 को रिप्लेस कर दो 10 के साथ, तो यहाँ पर 4 रिप्लेस हो जाएगा, आंसर अभी भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखो 12, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12। तो नेक्स्ट इस बात का भी ख्याल रखना है, सिर्फ इस 12 को नहीं चेंज करना, इस 9 को भी अब 11, आंसर तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट देखो 14 - 1 इज इक्वल टू, ये करेक्ट आंसर है। ओके, कभी कभी ऐसा होगा कि आपका कैलकुलेटर एक्स की वैल्यू नहीं दे पा रहा होगा, एरर दे देगा। अब उसको ये मतलब नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, आप एक्स नीचे से उठाओ और जाकर सम फाइंड कर लो। जिस एक्स की वैल्यू के साथ 406 का सम आ जाए वो करेक्ट आंसर है आप लोगों के पास। ओके है ये बात। 59, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus n and its common difference is 6, then the first term is, अब ये देखो if the sum of n terms of an AP, अब ये टोटल सम की वैल्यू है, फिर क्या कहता है कॉमन डिफरेंस की तरह है। अब देखो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताइए, लास्ट टर्म नहीं बताई, क्या कहता है देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, अभी फर्स्ट टर्म फाइंड हो सकती है इसके लिए। अच्छा कहते हैं n टर्म्स, तो n की जगह पर तो हम लोग n ही जाकर लिख देंगे,
n की जगह पर n ही जाके लिख देंगे। सम यहां पर आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। ऑलराइट, अच्छा ये ना अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें से ए की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या आएगी। ऑलराइट, मतलब n को जो टर्म फाइंड करनी है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 4, तो a की वैल्यू 4। अदरवाइज इसको भी सॉल्व किया जा सकता था। अब n से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स ही है और उसने नंबर ऑफ टर्म पूछा कि फर्स्ट क्या होगी, तो इधर n को जाके रिप्लेस। ओके 60 if 4 numbers in AP are such that their sum is, तो भाई 4 नंबर AP के गिवन है। पहली कंडीशन कि क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दूसरी कंडीशन क्या उनका सम 50 है, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 times the least then the numbers are। अब दो कंडीशन इसमें आ गई हैं, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, दूसरा सम 50 हो, तीसरा पहला नंबर जो भी होना उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आखिरी नंबर बने। तो पहली कंडीशन यही चेक कर लो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं बन गई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं गलत हो गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं गलत हो गया, एक ही बच गया। अब उसको देखो 5 4 ये कंडीशन मीट कर गई। अच्छा इनको ऐड करो 15 प्लस 15 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। चेक कर लूं क्या एपी है, 5 10 15 20 करेक्ट आंसर। ऑलराइट जी बेटा, कैसे पता चलेगा कि हमने 1 ही पुट करना है, हम n की वैल्यू 2 भी तो कर सकते थे। ये देखो फर्स्ट टर्म में n की क्या वैल्यू होती है, तो इसीलिए 1 जाके पुट की। इधर थर्ड टर्म पूछता तो 3 पुट कर देते, फिफ्थ टर्म पूछता तो 5 पुट कर देते। क्लियर जी। अच्छा बेटा ये 60 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।